नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विचारक है जिनका नाम है अरस्तु। और जो अरस्तु है ये प्लेटो के शिष्य व सिकंदर महान के गुरु भी रहे हैं। सिकंदर महान को भी जो प्लेटो है वो एक दार्शनिक बनाना चाहते थे, परंतु जो सिकंदर महान का जो दिलचस्पी जो इनकी थी, इनका जो ज़्यादा ध्यान था वो युद्ध की विद्या की तरफ अधिक था, जिस कारण जो क्या है सिकंदर महान एक दार्शनिक तो नहीं बन पाया, परंतु एक विश्व का सबसे बड़ा योद्धा जरूर बना। जो अरस्तु था वो प्लेटो की भांति एक बहुत ही बुद्धिमानी छात्र हुआ करता था। और स्वयं अरस्तु ये भी कहता था, क्योंकि उस समय तक प्राचीन यूनान के अंदर जो प्लेटो था, जो प्लेटो को हमें क्या है राजनीति दर्शन शास्त्र के यानी फिलोसफी ऑफ फादर ऑफ द फिलोसफी के नाम से जो प्लेटो को हम जानते हैं, अरस्तु स्वयं भी ये कहता था कि प्लेटो के अंत के साथ ज्ञान का अंत नहीं हो जाएगा, बल्कि अन्य लोग भी ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अरस्तु था, अरस्तु ये उस समय ही कह रहा था कि जैसे प्लेटो का अंत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान का अंत हो जाएगा, इसके साथ अन्य भी बहुत सारे जो व्यक्ति है ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। अरस्तु का जो जन्म है 384 ईसा पूर्व के अंदर थ्रेस स्थित स्टेगिरस नामक स्थान पर हुआ था, जो कि उस समय यूनान का उपनिवेश था। और प्राचीन यूनान के अंदर जो था, यूनान एक शक्तिशाली मुल्क हुआ करता था, और इसके पास के जो छोटे छोटे मुल्क थे उसको उसने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। अरस्तु जो क्या है, अरस्तु की जो महत्वपूर्ण बुक है जिनका नाम है दी पॉलिटिक्स, और दी पॉलिटिक्स के कारण क्या है अरस्तु को हम राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं। हालांकि ये नहीं कि दी पॉलिटिक्स के कारण हम अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जो अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी, अरस्तु की अध्ययन पद्धति के कारण भी हम क्या है उन्हें राजनीति शास्त्र के पिता के नाम से हमें इन्हें संबोधित करते हैं। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वह आगमनात्मक थी, द्वंद्वात्मक थी, स्वदेशीय थी, अन्वीक्षात्मक थी, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों का जो अरस्तु ने अपने लेखन के अंदर प्रयोग किया था। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अरस्तु ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था, और दी पॉलिटिक्स लिखने से पहले या अपना बेस्ट आइडियल स्टेट देने से पहले जो अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन कर लिया था, और उसके बाद क्या उसने अपना दी पॉलिटिक्स के अंदर अपना बेस्ट आइडियल स्टेट दिया, मतलब अपना एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। जो अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है, हीगल है, ग्रीन है, ये जो विचारक है इनको हम आइडियलिस्ट थिंकर्स के अंदर या आदर्शवादी विचारकों की श्रेणी के अंदर शामिल करते हैं। अरस्तु ने भी किया है, प्लेटो की भांति अपने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिस विश्वविद्यालय की स्थापना उसने 335 ईसा पूर्व के अंदर की थी, और अपने विश्वविद्यालय का जो नाम रखा था उसका नाम था लिसियम उसने अपने विश्वविद्यालय का नाम रखा था। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वह स्वदेशात्मक अध्ययन पद्धति थी, ठीक है, थियोलॉजिकल पद्धति थी। स्वदेशात्मक पद्धति का मतलब है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व पहले से ही निर्धारित होता है। स्वदेशात्मक पद्धति के अंदर होता है कि जो किसी वस्तु का जो उद्देश्य है वो पहले से ही निर्धारित होता है। मतलब स्वदेशात्मक पद्धति के अंदर क्या हम संपूर्ण की जो कल्पना है वह पहले कर लेते हैं। मतलब जैसे क्या है वृक्ष की जो कल्पना हम किया करते हैं, बीज से पहले हम किसकी कल्पना कर लेते हैं, वृक्ष की कल्पना करते हैं, ठीक है, कि जो बीज है वो वृक्ष पे लगेंगे, हम बीज की कल्पना नहीं करेंगे बल्कि किसकी कल्पना करेंगे, वृक्ष की कल्पना करेंगे। और राज्य के संबंध में जो अरस्तु ने वह भी स्वदेशात्मक विधि का ही प्रयोग किया है। और स्वदेशात्मक विधि का प्रयोग करते हुए अरस्तु ने क्या है राज्य को व्यक्ति से पहले माना है, और राज्य को वह भी साध्य मानता है और व्यक्ति को उसका साधन मानता है। अरस्तु ये कह रहा है कि जो राज्य वो मनुष्य का पूर्वगामी है, कि जो राज्य का जो जन्म है वह मनुष्य के आने से पहले हुआ है। अरस्तु क्या है मध्यम मार्ग का समर्थन कर रहा है। अरस्तु ये कह रहा है कि आदर्श राज्य के अंदर जो शासन होगा वह मध्यम मार्ग के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि मध्यम मार्ग के अंदर क्या है क्रांति होने की जो संभावना है वह कम रहती है, और जो शासन है वह अच्छे तरीके से चलने की
ज़्यादा उम्मीद रहती है। राज्य के संबंध में जो अरस्तु के विचार है, अरस्तु ये कह रहा है कि जो राज्य का जो जन्म है वो एक क्रमिक विकास के कारण हुआ है और कोई भी व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता है। और राज्य का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो स्वदेशात्मक सिद्धांत दिया, मतलब एक क्या है स्वदेशात्मक के अंदर क्या हम कि वस्तु का जो उद्देश्य वो पहले से निर्धारित है, जो व्यक्ति है वो राज्य के लिए साधन है और राज्य अपने आप में क्या है साध्य है। राज्य के विकास के अंदर अरस्तु कह रहे हैं कि जो राज्य का जो जन्म है वो क्रमबद्ध रूप से हुआ है। पहले परिवार आया, परिवार से गांव बना और गांव से क्या है राज्य बना। अरस्तु ये कह रहा है कि जो व्यक्ति की जो आवश्यकता है, पहले जो उसकी आवश्यकता वो अपने परिवार के अंदर ही पूरी होती है और कुछ एक जो आवश्यकता है वो अपने परिवार के अंदर पूरी नहीं हो सकती, इसलिए क्या है गांव का निर्माण होता है। और बहुत सारी जो आवश्यकता है वो गांव के अंदर भी पूरी नहीं हो सकती, बल्कि वो एक विस्तृत राज्य के अंदर ही पूरी हो सकती है, जिस कारण क्या है राज्य का निर्माण होता है। और राज्य के द्वारा क्या है अपने राज्य के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं उनके जान व माल का, उनके संपत्ति की जो रक्षा करना एक राज्य का दायित्व रहता है। अरस्तु राज्य के बारे में यह कह रहा है कि जो राज्य है वह समुदायों का समुदाय है। अरस्तु ये भी कह रहा है कि राज्य के बारे में कि राज्य का जो पूर्ण है जो राज्य क्या है जो व्यक्ति का पूर्ण नैतिक जो विकास है, जो व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास है वह राज्य के अंदर ही संभव हो सकता है। राज्य के बिना व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु ये कह रहा है कि जो व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है या तो वह पशु है या भगवान का रूप है, मतलब या तो देवता है वो या पशु के समान है। अरस्तु सीधा सा ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या है राज्य के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि राज्य के अंदर ही उसे उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो सकती है। राज्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। राज्य के बारे में अरस्तु कह रहा है कि जो राज्य एक नैतिक संगठन है जो कि अपने आप में आत्मनिर्भर है और क्या है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अरस्तु जो आदर्श राज्य की जो अरस्तु विशेषता कह रहा है, अरस्तु आदर्श राज्यों की विशेषता के अंदर बोल रहा है कि जो वहाँ की जो शासन प्रणाली होंगी वो पॉलिटी शासन प्रणाली होगी, डेमोक्रेसी नहीं पॉलिटी हुए वहाँ की आदर्श शासन प्रणाली अपने आदर्श राज्य की बता रहा है। और एक जो राज्य की जो जनसंख्या है ना तो कम होगी और ना ही अधिक होगी, हालांकि वो प्लेटो की तरह अपने राज्य की जो जनसंख्या 5040 निश्चित नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अरस्तु ये भी कह रहा है कि जो राज्य है राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। अरस्तु आदर्श राज्य के अंदर ये भी कह रहे हैं कि आदर्श राज्य के अंदर जो नागरिकों का जो चरित्र है वह बुद्धिमानी होना चाहिए और साहसी होना चाहिए। वह दोनों का जो मिला जुला रूप है वही अरस्तु का आदर्श राज्य है। राज्य के बारे में जो अरस्तु के जो विचार है वे अंगिक राज्य का समर्थन करते हैं और अंगिक राज्य के समर्थन के अंदर क्या है राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हुए जो राज्य को जो महत्व है वह व्यक्ति से ज़्यादा दे रहे हैं। अरस्तु ये कह रहे कि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है, राज्य के बिना व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं है। राज्य स्वाभाविक है और ये एक प्राकृतिक संस्था है। और जो राज्य के संबंध में जो विचार है जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, रूसो है, हीगल है, ग्रीन है, ये जो विचारक है इन्होंने राज्य के बारे में जो अपना विचार दे रखा वो अंगिक विचार ऑर्गेनिक थ्योरी इन्होंने राज्य की दी हुई है। ठीक है, अरस्तु के जो राजनीति के बारे में जो अरस्तु के विचार है, राजनीति के बारे में जो अरस्तु कह रहा है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी का, व्यक्ति को उसने एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया है कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि राज्य के बिना जो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु खुद क्या कह रहा है कि मानवीय जीवन के दो पक्ष है, प्रत्येक जो मानव है उसके जीवन के दो पक्ष है, एक आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। उसका क्या है एक आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो जीवन है वह क्या है राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। इसलिए जो व्यक्ति को जो अरस्तु कह रहा है कि व्यक्ति क्या है कि राजनीतिक प्राणी है। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य, कि राजनीतिक गतिविधि के अंदर शामिल होना क्या है व्यक्ति का अपने आप में सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अरस्तु के अनुसार जो
व्यक्ति की जो भौतिक आवश्यकता है, जो व्यक्ति की जो भौतिक आवश्यकता है वह क्या है, राज्य के अंदर ही पूरी हो सकती है, ठीक है। और जो व्यक्ति की जो भौतिक आवश्यकता है वो पशुओं की वैसी भौतिक आवश्यकता है जैसे कि व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता है, परंतु जो राज्य के अंदर जो व्यक्तियों को उसका तो सद जीवन प्राप्त करने का जो काम है वो राज्य के द्वारा किया जाता है, बल्कि व्यक्ति को क्या है, नैतिक जीवन प्रदान राज्य के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए जो राजनीतिक गतिविधि के अंदर जो भाग लेने का उसका जो मूल उद्देश्य है अरस्तु के अनुसार वह समुदाय का कल्याण करना है, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ हितों की पूर्ति करना, ठीक है। परिवार के संबंध में जो अरस्तु के विचार है, अरस्तु क्या है, प्लेटो की भांति शासक वर्ग को क्या साम्यवाद का सिद्धांत नहीं देता, हालांकि उसने क्या है अपनी बुक के अंदर क्या है जो दी पॉलिटिक्स के अंदर क्या उसने प्लेटो की अनेकों अनेकों स्तर पर प्लेटो की आलोचना की है। जो अरस्तु है वह परिवार को बहुत अत्यधिक महत्व देते हैं और ये कह रहे कि परिवार के बिना जो व्यक्ति का जो है कोई उद्देश्य नहीं रहता है। परिवार के अंदर जो अरस्तु ने शामिल किया है पति पत्नी बच्चे और दासों को इसमें उन्होंने शामिल किया, ठीक है। दास को भी अरस्तु ने परिवार के अंदर शामिल किया है। परिवार को वो एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं कि जो परिवार है वह भी अपने आप एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। और परिवार के अंदर क्या है, पति पत्नी बच्चे और दास आते हैं। और जो परिवार का जो मुखिया होता है वह पति होता है, क्योंकि उसके पास क्या है विवेक की प्रधानता रहती है। और जो पत्नी होती है जो उसका विवेक है वह क्या होता है, विवेक सर्वोच्च नहीं होता, उसका विवेक क्या होता है, अल्प विवेक होता है। और बच्चों का जो विवेक है वह अविकसित होता है। बच्चों का जो विवेक है बचपन के समय के अंदर उनका विवेक विकसित नहीं होता। इसलिए जो परिवार का जो मुखिया है वह क्या होगा, पति होगा। अरस्तु ये कह रहे हैं कि परिवार में सभी की जो स्थिति है वो एक समान नहीं हो सकती। जो परिवार के अंदर है सभी की स्थिति एक समान नहीं होती, क्योंकि परिवार के जो प्रत्येक सदस्यों को जो निर्देशित करने में जो मुखिया की जो भूमिका है वो क्या होगी, अलग अलग होंगी। मतलब जब पति है अपनी पत्नी को निर्देशित करेगा उस समय जो उसकी स्थिति एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में होगी, और जब जो पिता है अपने बच्चों को निर्देशित करेगा उस समय जो उसकी स्थिति वो एक अधिनायक की तरह होगी, ऐसा अरस्तु कह रहा है। और जब जो परिवार का जो मुखिया है वह दासों को निर्देशित करेगा उस समय जो उसकी स्थिति होगी एक निरंकुश की तरह होगी, वो निरंकुश की तरह उसकी भूमिका रहेगी, ये कह रहा है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार जो राज्य का है नागरिकों पर शासन, परिवार जो राज्य का नागरिकों पर जो शासन है ये मुख्य का परिवार के शासन पर क्या है, भिन्न है। मतलब जिस तरह से एक जो परिवार का जो शासन परिवार के सदस्यों पर होता है, परिवार के जो मुखिया का जो शासन है परिवार के सदस्यों पर होता है, राज्य का शासन वैसा एक राज्य के अंदर राजा का शासन नहीं होता है, ये कह रहे हैं अरस्तु। परिवार का जो मूल उद्देश्य होता है वो भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना होता है। जो परिवार का जो मूल उद्देश्य होता है भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना होता है, जबकि जो राज्य का जो मूल उद्देश्य होता है, राज्य का मूल उद्देश्य नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। इसलिए अरस्तु के अनुसार परिवार का मुखिया और राज्य का मुखिया के अंदर बहुत असमानताएं हैं, इनमें दोनों में जो समानता है बहुत कम देखने को मिलती है। अरस्तु के जो दास प्रथा के बारे में अरस्तु के जो विचार है, अरस्तु ने क्या है दास प्रथा का समर्थन किया है। और अरस्तु स्वयं यह कह रहे हैं कि यह प्रकृति का नियम है कि जो वरिष्ठ है वह अपने से कनिष्ठ पर या जो सीनियर है वो अपने से जूनियर पर शासन करेंगे। अरस्तु ये कह रहा है कि जो दासों के अंदर विवेक की कमी रहती है, जब उनके अंदर विवेक की कमी रहती है तो ये महत्वपूर्ण है कि वह क्या है किसी मालिक के अधीन उनकी अधीनता को उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। साथ में अरस्तु ये भी कह रहा है जो दास प्रथा है ये दासों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि वे मालिक के संगत के अंदर रहते हैं या नागरिक के संगत के अंदर रहते हैं। अरस्तु के जो नागरिकता का सिद्धांत है
उस समय जब हम अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे या अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत को समझेंगे, उस समय हम क्या है और बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगे कि अरस्तु ने अपने राज्य के अंदर नागरिक किसको माना है और नागरिक किसको नहीं माना है। अरस्तु अपने राज्य के अंदर जो नागरिकों के अंदर क्या है, बच्चों को, महिलाओं को या दासों को या जो मिस्त्री का काम करते हैं, बढ़ाई का काम करते हैं या बुजुर्ग है, उसको शामिल नहीं किया है। अरस्तु ये कह रहा है कि जो दास प्रथा है वह मालिकों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि दासों के कारण क्या है, जो मालिक है भौतिक जरूरतों से क्या है, भौतिक चिंताओं से क्या है छुटकारा मिलते हैं। क्योंकि जो घर का काम या उत्पादक का काम है, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम है, वह अधिकतर जो शारीरिक श्रम का जो काम है वह दासों के द्वारा किया जाएगा, जिस कारण क्या है जो मालिक के लिए के पास है सोचने के लिए समय मिलता है, जिस कारण क्या है जो मालिक है वह शासन के अंदर भाग लेता है या न्याय की प्रक्रिया के अंदर भाग लेता है। अरस्तु ये कह रहा है कि जो दासों के लिए जो दास प्रथा है इसलिए उपयोगी है क्योंकि उनके पास तो विवेक की कमी है, परंतु जो उनका मालिक है, जो उनका मास्टर है, उसके पास विवेक की कमी नहीं है, उसके अंदर विवेक बहुत अधिक है। और मालिक के साथ यदि दासों के अंदर विवेक की मात्रा का विकास हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में अरस्तु ये कह रहा है कि दासों को भी, यदि दासों के अंदर विवेक आ जाता है, उनके अंदर विवेक आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में दासों को भी आज़ाद कर देना चाहिए। अरस्तु ये नहीं कह रहा कि जो दास का जो बच्चे हुए आगे दास होंगे। अरस्तु ये कह रहा है यदि दासों के अंदर विवेक के गुण का जो विकास हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में दासों को भी आज़ाद कर देना चाहिए। अरस्तु के अनुसार जो दास है वो दो तरह के होते हैं। एक तो जन्मजात दास है, मतलब दास का बच्चा दास बना, यदि दास के बच्चे में विवेक का गुण हो जाता है ऐसी परिस्थिति में तो उसको आज़ाद कर देना चाहिए। परंतु दूसरे प्रकार के जो दास है वे दास है जो जन्म से दास नहीं होते बल्कि उन्हें कानूनी रूप से दास बनाया गया है। मतलब यदि युद्ध के दौरान किसी राज्य की जो सेना है वह युद्ध हार जाती है, ऐसी परिस्थिति में वे जीते हुए राज्य के अधीन आ जाते हैं और वे क्या है जीते हुए राज्य के अधीन क्या बन जाते हैं, वे सैनिक दास बन जाते हैं। परंतु वो जो दास है वो वंशानुगत दास नहीं है बल्कि कानूनी रूप से दास है। अरस्तु ये कहता कि जो कानूनी रूप से दास है, ऐसा भी हो सकता है कि समय आने पर क्या है वे अपनी आज़ादी की घोषणा कर दें, ऐसी परिस्थिति में वे दास नहीं रहेंगे बल्कि वे भी मालिक की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। जो अरस्तु की जो दास प्रथा है और जो आधुनिक दास प्रथा थी, मतलब दक्षिण अफ्रीका के अंदर खास तौर से काम कर रही थी, उसमें के अंदर क्या बहुत असमानताएं देखने को मिलती है। आधुनिक दास प्रथा के अंदर तो क्या है कि जो दासों को है वो खरीदा बेचा जाता था, परंतु जो अरस्तु की जो दास प्रथा है, अरस्तु ये भी कह रहा कि दासों के साथ भी क्या अच्छा व्यवहार होना चाहिए, दासों के साथ भी किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा अरस्तु कह रहा है। और जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो दास प्रथा थी या आधुनिक दास प्रथा थी, उसके अंदर जो दास प्रथा के एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी दासता से मुक्ति पाई थी। मतलब उसके अंदर जो दास प्रथा की जो लड़ाई है बहुत मुश्किल थी, परंतु अरस्तु स्वयं ये कह रहा है यदि दास के अंदर विवेक का गुण का विकास हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति में क्या है उस दास को क्या मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ये कह रहा है अरस्तु दास के संबंध में अपने विचार दे रहा है कि वह दासता का क्या है समर्थन कर रहे हैं। कानून के संबंध में या विधि के संबंध में जो अरस्तु के विचार है वे क्या है, कानून के संबंध में जो अरस्तु के जो विचार है वे उनके गुरु क्या है प्लेटो से भिन्न रहे। प्लेटो क्या कहता था कि जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था, उनके आइडियल स्टेट के अंदर क्या है कानून और दंड का कोई उन्होंने उल्लेख नहीं किया था या कोई महत्व नहीं था। परंतु अरस्तु ये कह रहा है कि आदर्श राज्य हुए होगा या आदर्श शासक हुए होगा जो अपने राज्य का जो शासन है कानून के अनुसार चलाता है और कानून को वह क्या सर्वोपरि रखता है। मतलब जो शासन चलाएगा वह भी क्या होगा कानून के अधीन होगा और सभी व्यक्तियों के साथ कानून के आधार पर शासन किया जाएगा। मतलब कानून के नज़र में क्या होंगे सभी व्यक्ति एक, कानून की नज़र में क्या है सभी व्यक्ति एक समान होंगे,
और जो शासन है वो कानून के आधार पर ही किया जाएगा, ऐसा कह रहे अरस्तु कानून के संबंध में अपने विचार। अरस्तु को क्या हम राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं? राजनीति शास्त्र का पिता कहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, जैसे मैंने पहले ही आपको कह दिया है। और मैक्सी ने क्या है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा है। जो मैक्सी है उन्होंने क्या है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का क्या जनक कहा है। ठीक है। अरस्तु ने क्या है, राजनीति शास्त्र से क्या है, नीति शास्त्र का भी अलग किया था कि नीति शास्त्र और जो राजनीति शास्त्र है अपने आप में अलग अलग है। उन्होंने संविधानों की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, मतलब अपना राज्य का सिद्धांत देने से पहले, अपना आदर्श राज्य का सिद्धांत देने से पहले क्या उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसके बाद क्या है, अपना का आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था। और आदर्श राज्य के अंदर क्या उन्होंने कानून को सर्वोपरि माना था। ये थे अरस्तु के राजनीतिक विचार। अगले जो राजनीतिक विचार है अरस्तु के, हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।